When somebody invents something and makes it. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस स्टार्ट करने वाला, बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर मतलब वो आदमी होता है जो बिजनेस चालू करता है। आप ऐसे समझो बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बस जनरली बिजनेस में क्या होता है, आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी चालू करते हो वो भी बिजनेसमैन ही है। कोई अगर क्या बोलते हैं ग्रोसरीज बेच रहा है, आटा दाल चावल बेच रहा है, दुकान खोल के इलेक्ट्रिक का सामान बेच रहा है, वो भी बिजनेसमैन है। हाँ सर। जो लोग इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी बिजनेसमैन है। लेकिन यहां पर एक स्टेप ऊपर चला गया, यहां पे एंटरप्रेन्योर मतलब कुछ नया स्किलफुल इनोवेटिव बिजनेस करने वाला, कुछ यूनिक आइडिया सोच के लाने वाला। अच्छा, प्रोडक्ट नया होना खरी बात जरूरी नहीं है। आपका या तो प्रोडक्ट नया है, या प्रोसेस नया है, या फिर आपका क्या बोलते हैं आइडिया नया है, कुछ डिफरेंट कर रहे हो उसी प्रोडक्ट के साथ, उसी प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट कुछ कर रहे हो। बल्ब भी बना रहे हो, लेकिन जैसे अभी हम एक बहुत बढ़िया बल्ब का एक ना मतलब पढ़ रहा था एक न्यूज, वहां पे एक बल्ब का बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा मैं एक नया। कोई एक कंपनी है जो आपका ना मतलब ना इन्वर्टर वाला बल्ब बना रहे हैं, सुने हो ये? नहीं सर, नहीं सर। ये इन्वर्टर वाला बल्ब के हम भी पढ़ के चौंका, लाइट जाने के बाद भी 45 मिनट्स तक वो बल्ब काम करेगा, इन्वर्टर एसी के टाइप का एकदम। मतलब जैसे अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं ना, लाइट जाने पे उससे लाइट चलेगा, हाँ सर। तो उसमें ही वो लोग वैसा सिस्टम इनबिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं कि बल्ब में ही ऐसा सिस्टम इनबिल्ड कर दें कि अगर लाइट चला भी जाए तो 40-45 मिनट तक वो बल्ब जले। मतलब वो बल्ब एक तरीके से देखा जाए तो जब लाइट रहेगा तब चार्ज लेगा साथ में। तो है ना कुछ इनोवेटिव आइडिया, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है बल्ब। तो यही है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे मतलब क्या लिखिए, दो वर्ड का ये कॉम्बो है, एंट्रे एंड प्रेन्योर। एंट्रे मतलब बिटवीन, प्रेन्योर मतलब टू टेक। तो जो आदमी कोई बीच का रास्ता पकड़ के कुछ नया करे, ये फ्रेंच वर्ड है, ये आपके एमसीक्यू के काम का है कि ये फ्रेंच वर्ड से उठाए गए। तो यहां पे देखो मीनिंग क्या लिखा, टू टेक ऑन द रिस्क बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर सेलर, सेलर कौन है? ट्रेडर जो बेच रहा है, और बायर कौन है? परचेजर जो कंज्यूमर है। हाँ, उनके बीच में रिस्क लेने वाला। देखो टू टेक बिटवीन, ये दो वर्ड था एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन में, यहां पे वही दो वर्ड को यूज किया। तो लिखा टू टेक ऑन रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर एंड स्टार्टिंग अ वेंचर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनोवेटिव वेंचर। देखो वेंचर तो बोला, उसके बाद बोला ये इनोवेटिव वेंचर का बात कर रहे हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन या ये वर्ड पहली बार कौन लेकर आया? जोसेफ स्कम्बर फर्स्ट यूज्ड इट। तो ये एक एमसीक्यू के काम का बात होगा कि इसको कौन फर्स्ट टाइम यूज किया। अब आगे का ज्ञान, मतलब आगे वाला आंसर जो है थोड़ा ज्ञानबाजी का है, दो तीन तो जल्दी जल्दी, उसके बाद एक बड़ा आंसर काम का आएगा। पहला बोला एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक ईपी, जहां पे हम ईपी वर्ड लिखेगा, ईपी का मतलब हम एंटरप्रेन्योरशिप लिख रहे हैं, ठीक है। और तो ईपी का जो एक एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक आदमी अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए। पहला बात बोला अपॉर्चुनिटी। आपको ये ढूंढना पड़ेगा किस चीज में ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भी जैसे इस कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकल के आया, बहुत जन छोटा छोटा इसका सेटअप चालू कर दिया। नया आइडिया लेके आना, इनोवेशन करना, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को बियर करना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये डायनामिक इन नेचर है, इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, ये वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस करता है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है वो बिजनेस का वैल्यू या वेल्थ को ग्रोथ करने का बात करता है, टाइम मैनेजमेंट का बात करता है और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस का बात करता है। ये सब एलिमेंट्स होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में। सर टाइम मैनेजमेंट मतलब क्यों करेंगे? आप अगर टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर नहीं रखोगे, आप आज जैसे ऑनलाइन एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अब कोई इसको 5 साल तक लेके नहीं उतरा, 5 साल के बाद लेके उतरेगा तो वो फिर तो फेलियर ही होगा, क्योंकि तब तो बहुत लोग आ जाएंगे प्रोसेस में। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि आपको कोई भी चीज का टाइमिंग पे हिट करना पड़ेगा। अगर आप टाइमिंग गलत कर दोगे तो फिर आपका बिजनेस फेलियर होगा। जल्दी भी कर दोगे तो भी गलत, और लेट भी हो गए तो भी गलत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
एंटरप्रेन्योरशिप को क्या क्या चीज डिटरमाइन करता है। तो देखो पहला लिखा पर्सनल लेवल फैक्टर। आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे कि नहीं, ये कैसे हम डिसाइड करें, किन फैक्टर्स को आप में देखें। अंकिता में हम कौन कौन सा फैक्टर्स को देखें जिससे हमको लगे अंकिता एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बनेगी, या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, यही है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। नंबर 1 बोला पर्सनल लेवल फैक्टर, यानी साइकोलॉजिकल। आपका साइकोलॉजी बिजनेस करने लायक होना चाहिए। क्या सर बिजनेस करने के लिए साइकोलॉजी मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप रिस्क लेने वाले होने चाहिए, आपका एक मोटिव, एक गोल होना चाहिए, आप अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, अचीव मोर इन लेस टाइम, कम टाइम में ज्यादा हासिल करने का आप में कैलिबर होना चाहिए, और आपका चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल चीजें, सारे फैक्टर साइकोलॉजिकल है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला आप में सोशल लेवल फैक्टर होना चाहिए। आपका एक कल्चरल, आपका एक कल्चर, एक फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए अच्छा, आपका सोशल बिहेवियर होना चाहिए अच्छा, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओ। अगर नहीं भी होगा तो भी तो फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर वैसे नहीं बोला, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली एक चीज देखा जाता है कि जो लोग का फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड चलता आता है, वो जैसे एक एग्जांपल ये लोग जो आपको देता है बुक में कि अंबानी फैमिलीज, रिलायंस, धीरूभाई अंबानी एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब उनके आगे उनके जो बच्चे हैं उनमें भी वो बिजनेस बैकग्राउंड बचपन से ही चल रहा है। दे आर लुकिंग अ बिजनेस बैकग्राउंड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड इन देयर फैमिली। तो मुकेश अंबानी उसी चीज को लेके आगे बढ़ा, अब उसके बेटे जो हैं वो भी कर रहे हैं। हाँ, तो फैमिली बैकग्राउंड ये कंपल्स, देखो इनमें से कोई भी फैक्टर कंपल्सरी नहीं है। हाँ। अब बहुत लोग हैं जो विदाउट रिस्क लेने वाला भी बिजनेस करते हैं, तो साइकोलॉजी में पहला बात है कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। हाँ। तो जरूरी नहीं कि आपके पास वो फैक्टर नहीं है तो आप बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। ठीक है ना। मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये सब चाहिए। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड कंपल्सरी फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है कि ऐसा भी होता है। बहुत जन देखो आप देखोगे कि आपको एक एग्जांपल जैसे कोट कर रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लेना। जैसे बंगाली कल्चर में ज्यादातर बिजनेसमैन नहीं बनते, दे थिंक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, जॉब ओरिएंटेड, पुराना ट्रेडिशनल सोच जो है ना, है। हाँ। मैक्सिमम सोच पहले, आज के टाइम में सोच बदला है। आज के टाइम में आप लोग भी रिस्क लेके बिजनेस करना चाहते हो अपना, बट एक टाइम था जब एक ट्रेडिशनल सोच था कि बिहार में, बंगाल में कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं। आप लोग होता था इसलिए 12 पास होते ही आपका पहला प्लानिंग होता था कि गवर्नमेंट WPSC में बैठना है, UPSC में बैठना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला ट्राई होता था। वैसे ही हम लोग के राजस्थान इलाका में ज्यादातर लोग बिजनेस, मारवाड़ी कल्चर में ज्यादातर बिजनेस का ही प्लानिंग होता था। बच्चा उतना पढ़ना लिखता था ही नहीं, हम लोगों में उतना पढ़ाई लिखाई लेके कल्चर ही नहीं था, आप लोगों में पढ़ाई लिखाई का कल्चर बहुत था। तो ये एक रहा, तो वैसे पॉइंट से बात किए लोग। और थर्ड फैक्टर अंदर आपके अंदर होना चाहिए वो इकोनॉमिक लेवल फैक्टर। आप जो चीज करना चाहते हो उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल भी होना चाहिए। अब मेरा मन है मतलब है ना, क्या बोलते हैं, मार्स पे गेहूं उगाएंगे, ये पॉसिबल थोड़ी ना अभी मेरे लिए, नहीं। तो मेरे पास वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगा, वहां पे लेबर, कैपिटल, ये सब का अवेलेबिलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए आपको, मार्केट कंडीशन को आप एनालाइज कर पाओ, अपने उतना आइडिया होना चाहिए, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इकोनॉमिकल फैक्टर ये सब हो, सोशल फैक्टर अगर ये सब और पर्सनल फैक्टर ये सब हो, तब एक एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का स्कोप होता है। ठीक है। हाँ सर। अगला वाला क्वेश्चन फिर ज्ञानबाजी का है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्यादा जितना ज्यादा आपके कंट्री में बिजनेस फैलेगा, जितना ज्यादा आपके कंट्री में नया नया इनोवेटिव बिजनेस, नया नया इनोवेटिव आइडिया, प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कंट्री का। जी सर। कैपिटल क्रिएट होगा उतना ज्यादा, वेल्थ क्रिएशन होगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो कम होगा। जितना ज्यादा इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा, अभी क्या हो रहा है, बिहार यूपी में बिजनेस बहुत कम है, बंगाल में बिजनेस बहुत कम है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बेंगलोर में बहुत ज्यादा है। तो ये रीजनल डिसबैलेंस हो रहा है ना। लेकिन जितने ज्यादा नए नए इनोवेटिव बिजनेस खुलेंगे, उतना उतना रीजनल डिस्पैरिटी कम होगा।
रिड्यूस इकोनॉमिक पावर। अभी क्या हो रहा है, अपने कुछ स्टेट इकोनॉमिकल पावर बन के बैठे हैं और कुछ स्टेट एकदम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल पावर का रिडक्शन होगा। बूस्ट नेशनल इनकम बढ़ेगा। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोट एक्सपोर्ट, क्रिएट सोशल चेंज एंड पर्सनल ग्रोथ भी होगा सबका। तो अगर जितना ज्यादा देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा उतना ये सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। हाँ सर। अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटा सा पार्ट है नोट्स में, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, और एक तीसरा वर्ड है मैनेजर। तो देखो हम ऊपर हेडिंग दिया ईपी, इंट्रा एंड मैनेजर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेस का ओनर। इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, एम्प्लॉय। और मैनेजर भी कौन होता है, एम्प्लॉय। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन लेने वाले होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद डिसीजन लेता है। इंट्राप्रेन्योर वो होता है जो डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है। और मैनेजर वो होता है जो सर्विस देता है। एंटरप्रेन्योर पूरा रिस्क बियर करता है, इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर नो रिस्क बियर करता है। और एंटरप्रेन्योर को जो कमाई मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। इंट्राप्रेन्योर को जो कमाई मिलता है उसको फिक्स सैलरी प्लस परसेंटेज इन प्रॉफिट मिलता है, और मैनेजर को सिर्फ सैलरी मिलता है। तो सर ईपी और मैनेजर तो समझ में आता है, ये इंट्राप्रेन्योर है क्या, एम्प्लॉय ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज हिज स्किल टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सब सिस्टम। आप मेरे यहां जॉब ही कर रहे हो अंकिता, लेकिन आप मेरे यहां जॉब करते हुए भी आप खुद से नया नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, या आइडिया डेवलप कर रहे हो, या प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, या सिस्टम डेवलप कर रहे हो। मतलब आप सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करके काम नहीं कर रहे हो, आप अपना क्रिएटिव स्किल भी यूज कर रहे हो। तो उसको जो जॉब करते हुए, हाँ बोलो, वो भी तो किसी एंगल से एंटरप्रेन्योर ही मतलब हो लेकिन रहा वो है, बीच जब का हो गया ना, वो जॉब भी कर रहा है तो मैनेजर भी है एक तरीके से, हाँ क्योंकि वो उस बिजनेस का खुद मालिक नहीं है। हाँ, नहीं मतलब दूसरे किसी, अगर वो चाहे तो मतलब नया जो इनोवेट कर रहा है उस चीज का, तो वो एंटरप्रेन्योर हुआ ना मतलब। नहीं, एंटरप्रेन्योर वो हुआ जो खुद रिस्क ले रहे हैं। अगर फेलियर हुआ तो, जैसे हम बिजनेसमैन है, आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो, हाँ फेलियर अगर हो गया, पैसा डूबा तो मेरा डूबेगा ना। हाँ, आप नया नया क्रिएटिव आइडिया के पैसे भी वो एंटरप्रेन्योर ही दे रहा है। हाँ, और इंट्राप्रेन्योर में रिस्क बियर कर रहा है एंटरप्रेन्योर, लेकिन इंट्राप्रेन्योर अपना स्किल से कुछ इनोवेट कर रहा है। मतलब आप मेरे यहाँ पे ऐसे पोस्ट पे हो, हम आपको बोला तुम अपना क्रिएटिव स्किल यूज करो, तुम सिर्फ मेरा बोला हुआ बात मत करो, तुम अपना फिक्स जॉब मत करो, तुम फिक्स जॉब के साथ क्रिएटिव स्किल यूज करो, सिस्टम डेवलप करो, नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस डेवलप करो, और तुमको फिक्स सैलरी भी देंगे प्लस एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी देंगे। ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यही बड़ा टॉपिक है। बहुत टाइप से एंटरप्रेन्योर को क्लासिफाई किया गया। पहले बोला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये दिया है डेनलॉफ, इसका दूसरा नाम डेनहॉफ क्लासिफिकेशन है, डेनहॉफ्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नंबर 1 बोला इनोवेटिव या अग्रेसिव एंटरप्रेन्योर, जो हमेशा रिस्क लेने में बिलीव करता है और कुछ नया क्रिएटिव करने में हमेशा बिलीव करता है, उसको बोलते हैं इनोवेटिव या अग्रेसिव एंटरप्रेन्योर। दूसरा बोला इमिटेटिव और एडॉप्टिव, यानी कॉपी अदर, वो दूसरों को कॉपी करता है। इमिटेट करना बोलते हैं ना, डोंट इमिटेट मी, हाँ सर, हाँ मेरे को कॉपी मत करो। तो इमिटेटिव और एडॉप्टिव मतलब वो दूसरों को कॉपी करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर। थर्ड हुआ फेबियन, फेबियन मतलब बहुत कॉशियस होता है, स्केप्टिकल मतलब हमेशा रिस्क लेने से बचने वाला आदमी, कॉशियस एकदम डरा हुआ, हर समय सतर्क, उसको बोलते हैं फेबियन। और ड्रोन बोलते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स अप्रोच का होता है, मतलब वो नया सोच पे, नया आइडिया पे, नया टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना चाहता, हमेशा ट्रेडिशनल मेथड्स में काम करना चाहता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे काम करने में उसको उतना बिलीव नहीं है। तो ये हुए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन एंड ड्रोन। अब बोला ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, तो अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप ट्रेडिंग बिजनेस वाले कहलाओगे, इंडस्ट्रीज वाले कहला सकते हो, कोऑपरेटिव वाले, कॉर्पोरेट यानी कंपनीज बना सकते हो, और एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हो।
तो टाइप्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से एंटरप्रेन्योर को 4 हिस्सा में बांटा, 5 हिस्सा में, बिजनेस, ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर। ठीक है, इनमें किसी का मीनिंग बताने का आई थिंक जरूरत नहीं है। नहीं सर। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्निकल यानी जो कोई आर्टिस्टिक नेचर का, यानी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में काम करने वाला, सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही काम करने वाला। जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं एलन मस्क, वो हमेशा एक नया टेक्नोलॉजी का ही तो बात कर रहा है ना। वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने का बात कर रहा है, कभी वो इलेक्ट्रिकल इंजन वाला गाड़ी लाने का बात किया पहले दुनिया में। तो ये हमेशा टेक्निकल बिजनेस करने वाले, बिलीव करने वाले लोग हैं। ठीक है, दूसरों पे नॉन टेक्निकल, यानी जिनका काम है मार्केटिंग, जिनका काम है कोई और बनाया, अब हमको उसको बेचने का बुद्धि लगाना है। हम दिमाग लगाएंगे, हम अपना स्किल लगाएंगे, लेकिन मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बनाने में नहीं। तो टेक्निकल वाले कौन हो गए? अगर मैं नहीं बनाती तो मैं एंटरप्रेन्योर कहला सकती हूँ? हाँ, क्यों ट्रेडिंग बिजनेस वाले बिजनेसमैन नहीं होते? नहीं, बिजनेसमैन तो होते, मतलब एक बार एंटरप्रेन्योर में हम कभी नहीं बोला न्यू प्रोडक्ट, हम बोला न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू मेथड, न्यू सिस्टम, न्यू वे, कुछ भी हो सकता है। ओके। आप मार्केटिंग का नया नया स्ट्रेटेजीज बनाते हो तो भी तो आप एंटरप्रेन्योर हुए। आप हमेशा कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग लेके आते हो। जैसे जो कोई पहली बार एक पे एक फ्री का ऑफर लेके आया होगा, पहली बार कोई ऑफर लेके आया होगा एक्स्ट्रा 20% फ्री इन द प्रोडक्ट, या सर्फ के साथ बकेट फ्री, है ना? ये भी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है। तो हमेशा जो लोग क्रिएटिव मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, उनका काम होता है हम प्रोडक्ट वही बनाएंगे, या तो हम बनाएंगे ही नहीं, और बनाएंगे तो वही बनाएंगे जो ऑलरेडी मार्केट में कोई और बना रहा है, बट मेरा बेचने का टेक्निक कुछ डिफरेंट होगा। और तीसरे हो गया प्रोफेशनल, जो लोग सिर्फ आइडिया डेवलप करने पे काम करते हैं, खुद प्रोडक्शन नहीं करते, वो लोग बस आइडिया डेवलप करके लोगों को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। तो एक हो गया प्योर, एक हो गया इंड्यूस्ड। प्योर मतलब टेक इट बाई ओन टू गेट स्टेटस, खुद से रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, खुद ही मोटिवेटेड है, मतलब उनको कोई मोटिवेट करे इनका जरूरत नहीं है, वो खुद से ही रिवॉर्ड वगैरह पाने के लिए, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं। तो वो हो गए प्योर एंटरप्रेन्योर। दूसरा हुआ इंड्यूस्ड, यानी अट्रैक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। उनको जब कोई गवर्नमेंट नया पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन लेकर आता है, वो उसमें से अपना बिजनेस ढूंढते हैं, वो उससे मोटिवेट होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हमको यहाँ पे छूट देगा टैक्स में, चलो हम ये बिजनेस करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट इस एरिया में फैक्ट्री खोलने पे छूट दे रहा है, चलो हम इस एरिया में फैक्ट्री खोलेंगे। ठीक है ना? गवर्नमेंट इंपोर्ट का रेट कम कर दिया, चलो हम इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रहा है, चलो ये प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो दे आर इंड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। तीसरा है मोटिवेटेड, जिनका काम कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ज्यादा बिलीव करता है। और चौथा है स्पॉन्टेनियस, मतलब वो तुरंत डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, वो पहले से प्री प्लान्ड मोटिवेटेड नहीं होते, वो तुरंत कुछ घटना घटता है और उस घटना के हिसाब से मोटिवेट और चार्ज अप हो जाते हैं। जैसे कोविड-19 में। हाँ बिल्कुल, जैसे कोविड पेंडेमिक में जो लोग इसका काम किए, क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर, मास्क। दुनिया में कोविड का मेडिसिन नहीं निकला हो भले बेटा, लेकिन कोविड का मतलब क्या बोलते हैं कि जमीन को जो सफाई करने वाला लिक्विड्स आता है उसमें बोल रहे हो कोरोना वायरस को मारेगा, साबुन में लोग बोल दिए कोरोना वायरस को मारेगा। तो भैया अगर वो साबुन से कोरोना वायरस मर रहा था तो फिर उससे मेडिसिन क्यों नहीं बना उसी केमिकल को यूज करके कुछ? तो वो इनोवेटिव आइडियाज और कुछ नहीं। तो अच्छा, अगला ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, जो लोग हाई ग्रोथ या जो सुपर ग्रोथ में बिलीव करते हैं। हाई ग्रोथ मतलब अच्छा ग्रोथ, और सुपर ग्रोथ मतलब उससे भी बहुत अच्छा, उस टाइप के बिजनेस में लोग, मतलब जो लोग ग्रोथ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ज्यादा मोटिवेट होते हैं वो लोग ग्रोथ को देख के। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये अपने को ही पता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, ये थोड़ा सा काम का है। देखो पहला वाला काम का था बेटा, क्योंकि उसमें इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन, ड्रोन, अच्छा वर्ड यूज किया है, मतलब बात बाकी अपने नॉर्मल था। अभी देखना अब जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, नोवाइज मतलब नो प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब एकदम नए नवेले, जो लोग पहली बार
बिजनेस लाइन में उतर रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, उनको बोलते हैं नोवाइज, मतलब नो प्रायर एक्सपीरियंस। एक हो गया सीरियल, मतलब क्रिएट अ वेंचर एंड सेल इट देन क्रिएट अ न्यू वेंचर। वो बिजनेस खुद नहीं करते, वो बिजनेस बनाते हैं, फिर उस बिजनेस को ही किसी और को बेच देते हैं और फिर खुद नया बिजनेस बनाने में बिलीव करते हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल देखोगे, ये जो पेटीएम वगैरह के फाउंडर थे, भारत पे वाले, एग्जैक्टली भारत पे वाले जो फाउंडर्स हैं, दे आर, वो लोग बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस बेच दे रहे हैं किसी और को। अच्छा, पोर्टफोलियो वाले मतलब क्रिएट वेरियस बिजनेस, मतलब बहुत सारा बिजनेस चलाते हैं एक साथ, उनका पोर्टफोलियो है एक। तो नोवाइज, सीरियल, पोर्टफोलियो ये हो गए एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के हिसाब से। अगला हेडिंग है थॉट प्रोसेस बेसिस, ये भी काम का है। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मतलब फॉलो थंब रूल। थंब रूल का मतलब क्या होता है? जो रूल बुक में लिखा है वही फॉलो करेंगे। थंब रूल का मतलब यही होता है कि जो रूल बुक में लिखा है वही फॉलो करेंगे, मतलब जरा सा भी इधर उधर डिविएट नहीं होंगे रूल से। रैशनल, फॉलो रीजन एंड लॉजिक, ये एग्जैक्टली बुकिश आइडिया पे नहीं जाते, ये रीजनिंग और लॉजिक्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। और एक हो गया कॉग्निटिव, यूज टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्ट्स एडवाइस, ये लोग दूसरों से, एक्सपर्ट से एडवाइस लेके काम करने में बिलीव करते हैं और टेक्नोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये जो था थॉट प्रोसेस बेसिस, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये तीनों आपके लिए काम का है, क्योंकि तीनों में टेक्निकल वर्ड यूज हुए, तो वो टेक्निकल वर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आपको आराम से दे सकता है वो लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है मिसलेनियस क्लासिफिकेशन, अब थोड़ा थोड़ा और भी बच गया। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मतलब जो पहली बार, नोवाइज भी बोल सकते हो आप लोग जिनको, जैसे धीरू भाई पहली बार रिलायंस चालू हुआ ना उनसे, मतलब अपने फैमिली का हाँ फर्स्ट जनरेशन है। हाँ, सेकंड जनरेशन हो गए यहाँ पे मुकेश अंबानी लोग, जैसे हम लिखा है जमशेदजी टाटा, वो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, उसके बाद आए रतन टाटा। दूसरा हुआ मॉडर्न, डू बिजनेस एज पर मार्केट सिनारियो लाइक ग्रोफर, सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मार्केट सिनारियो ऐसा था कि ग्रोफर, स्विगी और ये लोग ज्यादा फेमस हुए। जेंडर बेस्ड बिजनेस भी होता है, मेल बेस्ड, वुमेन बेस्ड। नेसेंट, इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वो लोग को बोलते हैं नेसेंट, जो लोग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, खुद बिजनेस नहीं करता है लेकिन कोई कर रहा हो उसके साथ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। हैबिचुअल मतलब एक्सपीरियंस्ड, उसको हैबिट है बिजनेस करने का। लाइफस्टाइल, डू बिजनेस विच सूट्स देयर लाइफस्टाइल, हर कोई ना, बहुत जन ऐसा होता है, जैसे एक एग्जांपल में आपको बोलते हैं, मेरा भाई है जो, वो हमेशा बोलता है हमको 9 to 5 वाला बिजनेस नहीं करना है कि हम सुबह जाके दुकान खोले रात तक बैठे रहे, हमको घूमते फिरते बिजनेस करना है। तो उसका लाइफस्टाइल अलग हो गया ना, ही कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड डू द बिजनेस। तो वो लोग उन बिजनेस, उन एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर। कोप्रेन्योर, मैरिड कपल डू बिजनेस टुगेदर, ये भी एक कैटेगरी बना दिया है लोग। इनहेरिटेंस यानी फैमिली बिजनेस। टेक्नोप्रेन्योर, क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजिकल। नेटप्रेन्योर, यूज इंटरनेट लाइक एफबी, ये लोग ऐसा ही बिजनेस क्रिएट किया जो लोगों को इंटरनेट यूज करने पे मजबूर करे, जैसे फेसबुक है आपका, जैसे व्हाट्सएप है आपका। फिर आया सोशल, ये हो गया प्रोवाइड सोशल बेनिफिट एंड यूज एज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब सोसाइटी में लोगों को जिस चीज में मदद का जरूरत है वो मदद भी करते हैं, प्लस उसी को अपना बिजनेस का आइडिया बना लेते हैं। रूरल, जो लोग रूरल इकोनॉमी में बिजनेस करते हैं। एंड फोर्स्ड टू डू बिजनेस बट अर्न लिविंग नीड्स, जो लोग अपने मर्जी से बिजनेस नहीं कर रहे, अपना जिंदगी गुजारने के लिए, लिविंग नीड्स को पूरा करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनको बोलते हैं फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर का। इस चैप्टर का आखिरी पेज पे आ गया है नोट्स में। क्वालिटी ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? ये ज्ञानबाजी का आंसर है। इनोवेटिव होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, मतलब खुद से आगे बढ़ के काम करे। क्लियर विजन होना चाहिए, एकदम काम करने का पैशन होना चाहिए। इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सीकर होना चाहिए। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो हमेशा जानकारी इकट्ठा करने में बिलीव करता हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। असर्टिव मतलब अपना बात मनवाने वाला होना चाहिए।
अपना पॉइंट को आगे रखने वाला होना चाहिए, टीम वर्क वाला होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों से काम करवा सके, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए हमेशा कि हमको हमेशा अच्छा क्वालिटी डिलीवर करना है, कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और रेजिलियंस होना चाहिए। मतलब रेजिलियंस का मतलब यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि वो कोई चीज से डर के पीछे हटने वाला नहीं है, वो टक्कर लेने वाला होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटी अगर होगा तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगे। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन एक तरीके से कुछ कंटेम्पररी रोल मॉडल के बारे में बात किया। जैसे एक एक एग्जांपल लिया है लोग, JRD टाटा, जमशेद जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ये जुलाई 1904 में पैदा हुए थे, पारसी फैमिली से थे। ये आपके काम का बात नहीं होगा, एमसीक्यू के काम का बात अगला वाला होगा कि वो टाटा एयरमेल कुरियर सर्विस से अपना बिजनेस चालू किए थे। वो टाटा एयरमेल के नाम से कुरियर सर्विस चालू किए थे 1932 में। और वो एक टाटा एयरलाइंस भी सेट किए थे जिसको 1946 में एयर इंडिया का नाम दिया गया था। नंबर 2 पे आते हैं धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस चालू किए थे, पेट्रोकेमिकल का, कम्युनिकेशन का, पावर का, टेक्सटाइल का, इनका बिजनेस किए थे वो। 1966 में विमल जो कपड़े का शूटिंग एंड शटिंग है ना, हाँ सर, वो इन्हीं का चालू किया हुआ है। इनको प्रिंस ऑफ पॉलिस्टर कहा जाता था। पॉलिस्टर एक कपड़ा होता है, उस कपड़े के उस टाइम में वो सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। अभी नहीं है। अब पॉलिस्टर का बिजनेस से अंबानी रिलायंस पीछे निकल गया। अभी उनका मेन फोकस कम्युनिकेशन मतलब रिलायंस जियो, हाँ, और रिटेल सेक्टर यानी जो रिलायंस जियो मार्ट, और अब इनका ज्यादा फोकस पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी अभी लोग धीरे धीरे कम करता जा रहा है, पेट्रोलियम का बिजनेस भी। अब ये लोग डिफरेंट सेक्टर को रीच कर रहे हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस करता है ये लोग, कपड़ा का विमल है अभी भी, लेकिन पॉलिस्टर कपड़ा का काम अभी लोग कम कर दिया। नंबर 3 है वर्गीस कुरियन, नवंबर 20 में अमूल का मालिक, जो अमूल सेटअप किया था। यह ऑपरेशन फ्लड के नाम से चालू हुआ था, सेल्फ रिलायंट इन डेयरी प्रोडक्ट। 1970 में चालू हुआ था। इंडिया में दूध का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तब अमूल का सेटअप हुआ था। उस एरिया में गुजरात में जितने भी छोटे छोटे दूध बेचने वाले थे वो मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए थे। ये बनाने वाले वर्गीस कुरियन थे जो उनको एक साथ लेके आए, तो डेयरी प्रोडक्ट का शुरुआत किए थे इंडिया में ये। आदित्य विक्रम बिरला सेटअप प्लांट इन साउथ ईस्ट इंडिया, फर्स्ट इंडियन टू सेटअप अब्रॉड, पहला इंडियन जो अब्रॉड बिजनेस किया था वो था बिरला। मुकेश अंबानी, ये तो अपने को भी नाम पता है, ये डेवलप किया रिलायंस को पैन इंडिया बेसिस पे। रिटेल जियो इनमें अब ज्यादा इनका फोकस है। बोईजमन लाल मुंजल, ये हीरो जो ग्रुप है ना मोटर बाइक वाले, हीरो ग्रुप, हाँ, हाँ, उनके फाउंडर हैं। इंडिया में पहली बार बाइकिंग बिजनेस ये लेके आए। वंदना लुथरा VLCC जो आपका वो फिटनेस वाला है ना, हाँ, हाँ, उसकी हेल्थ केयर की फाउंडर है ये। किशोर बियानी, ये फ्यूचर ग्रुप जो आपका बिग बाजार, जो आज मतलब अभी बिकने जा रहे हैं अंबानी इसको। रिलायंस ले रहा है। हाँ, बिग बाजार को रिलायंस बहुत पहले ही लेने का कर लिया था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था, बिग बाजार में इसका अमेजन का भी शेयर स्टेक था। तो अमेजन और रिलायंस तो दोनों रिटेल बिजनेस में है ना, मतलब FBB भी ले लेंगे वो लोग, मतलब हाँ पूरा। हाँ। तो अभी वो लोग का आज डील हुआ है, बीच में इसको लेके लफड़ा कर दिया था ये अमेजन वाले कि नहीं हम बिकने नहीं देंगे। वो लोग बोले फ्यूचर ग्रुप को आप अपना स्टेक बिग बाजार का अपना पार्ट ऑफ द स्टेक बेच नहीं सकते अंबानी को, क्योंकि हम लोग भी रिटेल बिजनेस करें, अंबानी भी रिटेल बिजनेस में उतरा है। हाँ, तो आप हमारे साथ अगर पार्टनरशिप में है तो उनके साथ आप नहीं जा सकते। लेकिन आज अमेजन बोला हम लोग बातचीत के लिए तैयार है, आज ही का न्यूज है ये। सुनील भारती मित्तल एयरटेल, तो ये सब NR नारायण मूर्ति इंफोसिस, कैप्टन GR गोपीनाथ एयर डेक्कन, फर्स्ट लो कॉस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया, संजीव भिकाचंदानी Naukri.com, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल फ्लिपकार्ट, दीप कालरा मेकमाईट्रिप.com, भावेश अग्रवाल ओला कैब्स, हाँ, विजय शेखर शर्मा पेटीएम, रितेश अग्रवाल ओयो, बाइजूस रविंद्रन जो कि बाइजूस ऐप बनाया। हाँ, तो ये सब आपके करंटली मतलब एक इंडिया का आजादी से लेके आज तक ये लोग मतलब एक एंटरप्रेन्योर हो गए ना, ये लोग कुछ डिफरेंट इनोवेटिव काम किए।
ये लोग उस टाइप का बिजनेस में उतरे जो हर कोई नहीं कर रहा था। सक्सेसफुल है मतलब। नहीं, सक्सेस अनसक्सेस नहीं डिफाइन करता किसी चीज को। हम भी ये मानता हूं, ये एंटरप्रेन्योर भी ये मानते थे, अगर ये सक्सेस अनसक्सेसफुल सोच के चलते ना तो ये लोग इनोवेटिव कुछ करने ही नहीं आज देते। के डेट में ये सारे हाँ, आज के डेट में लोग सक्सेसफुल है। लेकिन एक बात और भी है, इसका उल्टा बैकग्राउंड भी है बेटा। अपने को लगता है सक्सेसफुल है, लेकिन ये आज भी लॉस खा रहे हैं इनमें से बहुत बिजनेसमैन, और जबरदस्त लॉस खा रहे हैं, लेकिन दे आर कंटिन्यूइंग विद द थिंग। नाम फेमस है इनका। अच्छा, अगला एक छोटा सा हेडिंग और चैप्टर 1 कंप्लीट है। वैल्यू, बिजनेस फिलोसॉफी एंड बिहेवियर। वैल्यूज क्या होना चाहिए एक बिजनेस में? आप एथिकल होने चाहिए, अनएथिकल काम मत करो, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, अकाउंटेबल, अपने बात का जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। और बिजनेस का फिलोसॉफी क्या होता है? आइडेंटिफाई वांट्स एंड नीड। आपको यह हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोगों का जरूरत क्या है। वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है जो लोगों का जरूरत पूरा करने वाला प्रोडक्ट उतार सकता है। आप देखो, उस टाइम इंडिया में पानी का जब पहली बार बिस्लेरी पानी बेचने का बात किया था ना, हाँ सर, लोग बहुत भयानक मजाक उड़ाए थे कि इंडिया जैसा कंट्री जहां पानी हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, ऐसे ही कुआं में और में, वहां क्या पानी बिकेगा। बट वो उसका मानना था कि लोगों का जरूरत है कि ट्रैवलिंग के टाइम में बोतल चाहिए, और आने वाला टाइम में लोगों को प्योर वाटर का प्रॉब्लम आएगा, आने वाला 20, 25, 30 साल में साफ पानी पीने का। एंड ही थॉट ऑफ कि लोगों का ये जरूरत होगा, तो लोगों का जरूरत को अपना बिजनेस बनाओ, आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। फ्यूचरिस्टिक। जैसे ओला कैब जब उतरा, दे नो कि कलकत्ता जैसा शहर हो या इंडिया में कहीं पर भी हो, ये येलो टैक्सी वाले नहीं जाएंगे, यही रूटे जाबो ना, एतो भाड़ा नहीं वो मीटर है जाबो ना, ये सब बदमाशी चलता था ना एक टाइम में। तो उनका बेनिफिट लिया ना ओला उबर। उनको दिख गया कि लोगों को जब जरूरत है तब टैक्सी नहीं मिल रहे। आज जैसे शाम के टाइम में आप बड़ा बाजार में खड़े होकर बोलो हावड़ा जाना है, येलो टैक्सी कोई चांस में आने बोलता था। हाँ ठीक है, ओला उबर में भाड़ा भले ही जाता लगे, लेकिन मिल तो जा रहे हैं लोगों को। अभी रैपिडो भी आया है। हाँ, ये तो, और वो और एक बुद्धि लेके आया, रैपिडो बाइक्स में लेके आया कहानी। बाइक्स में, हाँ, क्योंकि उसको लगा कि ट्रैफिक प्रॉब्लम, देखो लोगों का जरूरत कि टैक्सी में बैठ तो गए लेकिन रास्ता जाम है तो टैक्सी चलेगा कैसे। लेकिन बाइक का क्या, साइड स्वीड कहीं से भी निकल जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये था ये चैप्टर 1। अब देखो जैसे इसका ये तो हम ये जो दिया है ना पेज आपको, ये आपका बुक में जो समरी देता है ना चैप्टर के बाद, ये वही पॉइंट्स को हम ऐसी कॉपी कर दिया ताकि रीडिंग करना हो तो रीड कर सको। कुछ नहीं है, वो समरी और कुछ नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पे एमसीक्यू दिया, द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज डेराइव डैश द वर्ड एंटरप्रेन्योर। कहां से आया ये वर्ड? फ्रेंच। द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज डेराइव फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। टू अंडरटेक, टू वो था ना? ना 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 ना, एकदम देखो नोट्स में पहले ही लिख दिए, टू टेक बिटवीन। टू टेक, हाँ ठीक है। हाँ। नेक्स्ट जैसे बोला, इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज सपोज टू हैव यूज्ड इन द फर्स्ट टाइम बाय जोसेफ स्कम्टर, सॉरी। द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट अपीयर्ड इन द ईयर, हाँ ये हमने लिखा है एमसीक्यू में, 1723 पहली बार। इसका बाद लिखा है कि हम खाली ये लिखा है कि कौन इसका टर्म यूज किया था। हाँ, हम यहाँ पे लिखा है कि जोसेफ स्कम्टर फर्स्ट यूज्ड इट, कब यूज किया था ये नहीं लिखा। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ गया कि 1723 में लिखा था। ईयर और डेट्स देखो नहीं भी याद करो तो चलेगा कि पूरा एग्जाम में 1 या 2 एमसीक्यू आएगा जो डेट्स पे होगा, तब 1-2 एमसीक्यू लिए आप कितना डेट्स याद करोगे। अच्छा, विच रिनाउंड इकोनॉमिक डिफाइंड एंटेशन में द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यही वही जोसेफ स्कम्टर बोला ना, पहली बार वही बोला था। हाँ हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? अपॉर्चुनिटी, डायनामिक, इनोवेशन, ऑल ऑफ दिस। All of this. Which of the following is not an element of entrepreneurship? Opportunity, innovative, family background, none of this.
एलिमेंट में फैमिली बैकग्राउंड नहीं था ना, No. डिटर्मिनेंट्स में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी पर्सनल लेवल डिटर्मिनेंट, इनमें से कौन सा पर्सनल लेवल है? अचीवमेंट, नीड, टाइप ए, पर्सनैलिटी, लेकस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। कंट्रोल भी होना चाहिए, पर्सनैलिटी, वही मतलब पर्सनैलिटी होना चाहिए ये लोग पता नहीं क्या यूज किया है। तो पर्सनैलिटी, कंट्रोल, अचीवमेंट, ये सब आपका पर्सनल मतलब क्वालिटीज होता है ना, तो ऑल ऑफ द वो। तो इस तरीके से आपको ये एमसीक्यूज करना है। हम करें मेरे साथ क्या, हम अगला चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखो 19 चैप्टर सिलेबस में है। हाँ सर, आप बढ़ जाइए आगे, मैं करूँगी। अब एमसीक्यू करिए, नहीं समझ में आएगा हम है। हाँ सर। हाँ। चलो चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, मेरे नोट्स में ये शायद 2 पेज का चैप्टर, एक ही पेज का चैप्टर है। एक पेज। चलो बढ़िया, खत्म करते हैं इसको, तो 2 चैप्टर डन रहेगा अपना। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव बिहेवियर। ये आपका बात किया कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिव बिहेवियर का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको हर सब बोलता है ना, इनोवेटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा। हाँ। तो हर समय ये इनोवेटिव और क्रिएटिव होना क्यों जरूरी है इतना, या इसका मतलब क्या है? तो देखो सबसे पहले लिखा इनोवेशन का मतलब न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्लेस और न्यू प्रोसेस। इसीलिए कभी भी हम खाली प्रोडक्ट नहीं बोला, ठीक है ना। आप नया काम वही काम कर रहे हैं लोग भी, आप करने का नया तरीका निकाल के ले आओ, वो भी इनोवेशन है। तो इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क क्या है? इन्वेंट करना मतलब क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, और इनोवेशन मतलब ट्रांसफॉर्म एन आइडिया इन यूजफुल रिसोर्स। मतलब वो पहले से है लेकिन आप एक नया आइडिया लगा के उसको कुछ क्रिएटिव यूज निकाल लो, उसको यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर लो। रिजल्ट इन न्यू नॉलेज, इन्वेंशन में नया नॉलेज होता है, बट यहां पे नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस बनता है, नॉलेज वही होता है क्योंकि इन्वेंशन पहले हो चुका। जैसे कि एग्जांपल बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन तो हो ही गया था बहुत पहले जी सर। लेकिन अब आज की डेट में रेफ्रिजरेटर में दही जमाने का भी एक ऐड देखा था, एलजी का शायद वो एलजी का था, सैमसंग में भी है। हाँ वो जो भी हमको प्रोडक्ट, हम खाली ऐड देखते हैं, हम प्रोडक्ट का नाम पे नहीं ध्यान देता, हम ऐड में से कॉमर्स ढूंढते हैं, हमको ऐड में कॉमर्स ढूंढने में मजा आता है। तो हम देखा कि वहां पे वो फ्रिज में दही जमा रहे हैं, मतलब वो टेक्निक लेके आगे वो लोग कि आपका वहां पे कर्ड जम जाएगा एकदम बढ़िया से। तो ये लोग उसी प्रोडक्ट में कुछ नया इन्वेंट कर दिया ना, नया इनोवेट कर दिया, सॉरी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इन्वेंटेड तो पहले से ही था। हाँ। तो रेफ्रिजरेटर जब पहली बार बना उसको इन्वेंशन बोलेंगे, और उसमें जब नया नया टेक्नोलॉजी जुड़ता गया उसको इनोवेशन बोलेंगे। तो इन्वेंशन और इनोवेशन में यही फर्क है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन, एक इनोवेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब स्टेज बाय स्टेज आप फॉलो करो चीजों को, एक बार में आप कुछ नया नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। इंटेंशनल, मतलब आपका एकदम कॉन्शियस एफर्ट होना पड़ेगा कि हमको इसमें कुछ नया निकालना है। चेंज फॉर बेटरमेंट, आप जो भी नया बनाने जा रहे हो, कुछ भी क्रिएट करने जा रहे हो, वो लोगों का बेटरमेंट के लिए हो। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटीज को यूज करो। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया, कस्टमर फोकस, क्रिएट वैल्यू, कल्चरल क्रिएटिविटी एंड पॉजेसेस चैलेंज। जहां पर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसको इनोवेशन बोलते हैं। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो पहला बोला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल बेसिस, तो नया प्रोडक्ट निकालना इनोवेशन है, नया प्रोसेस निकालना इनोवेशन है, नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना इनोवेशन है, नया टाइप का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना भी इनोवेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ नोवेल्टी, नोवेल्टी का मतलब वही नयापन, कुछ नया। तो रेडिकल यानी नया प्रोडक्ट का बिजनेस करना। इंक्रीमेंटल मतलब मॉडिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पहले से जो चीज है उसको सिंपल बनाने का कोशिश करना। और ब्रेक थ्रू मतलब टोटली न्यू आइटम, मतलब दुनिया, जैसे पहली बार रेफ्रिजरेटर बनना, उसको बोलेंगे ब्रेक थ्रू। ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटेजी, क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इनोवेशन, ओपन इनोवेशन। क्लोज इनोवेशन मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ओपन इनोवेशन यूज ऑफ आइडिया ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया लेके जब कुछ इनोवेटिव करते हो उसको ओपन इनोवेशन बोलते हैं।
आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही आइडिया को यूज करके कुछ इनोवेट करते हो, उसको क्लोज्ड इनोवेशन बोलते हैं। ठीक। जी सर। पावर स्ट्रक्चर, टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप, ये भी मतलब क्या बोल रहे हैं, टॉप लेवल वाले प्लानिंग करके नीचे वालों को बता रहे हैं, वो लोग उनके अकॉर्डिंगली काम करके नया इनोवेशन कर रहे हैं। और बॉटम अप मतलब लोअर लेवल वाले ऊपर लेवल वालों को बता रहे हैं कि देखो इसमें नया इनोवेशन ये किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो सुपरवाइजर, लेबर, मैनेजर, ये लोग बता रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर, एमडी को कि हम लोग ये करें तो ये प्रोडक्ट ऐसे नया बन जाएगा। तो बॉटम अप मतलब नीचे वाले ऊपर वालों को बता रहे हैं, और टॉप डाउन मतलब ऊपर वाले नीचे वालों को बता रहे हैं। अब एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, क्रिएटिविटी, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम कहता है एंटरप्रेन्योर एंड क्रिएटिव बिहेवियर। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया को क्रिएटिविटी बोलते हैं। यानी क्रिएटिविटी इनोवेशन का एक पार्ट है, क्योंकि इनोवेशन में क्या था, नया आइडिया, नया प्रोडक्ट, नया प्लेस या नया प्रोसेस तो था ना पहला टॉपिक, नया आइडिया। हाँ। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी इज द पार्ट ऑफ इनोवेशन। जहां नया आइडिया होता है उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, इलाबोरेटिव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव, कीननेस होना चाहिए, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और एक्शन लेने लायक होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी का प्रोसेस क्या होता है? ये कॉमन है, आप भी जानते हो। सबसे पहले एक आइडिया जर्मिनेट होना चाहिए, फिर उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिर इंक्यूबेशन होता है मतलब अरेंजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिर इल्यूमिनेशन होता है मतलब फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? एनी आइडिया? फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे, मतलब नहीं। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हाँ कितना टिकेगा वो मार्केट में। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत क्लोज गए आप। फिजिबिलिटी का मतलब होता है क्या ये करना पॉसिबल है। ओके। हम है ना बोले ना हम चांद पे गेहूं उगाना चाहते हैं। हाँ। आइडिया तो क्रिएटिव ही है जी, लेकिन पॉसिबल है अभी के टाइम में? नो। नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। हाँ, अभी के टाइम में, हम आज के टाइम में हाँ। अभी अगर हम तुरंत ये बिजनेस करना चाहें पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, मतलब फिजिएबल नहीं है, करने लायक नहीं है और करने के पॉसिबिलिटी में भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ। और तो पहला स्टेप था आइडिया सोचना, दूसरा स्टेप तो उस आइडिया के लिए प्रिपरेशन करना, तीसरा स्टेप इंक्यूबेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, चौथा स्टेप इल्यूमिनेशन मतलब फिजिबिलिटी स्टडी करना, क्या ये पॉसिबल भी है, और लास्ट वेरिफिकेशन मतलब टेस्ट टू प्रूव आइडिया हैज वैल्यू, टेस्ट करना कि आइडिया में हम कमा पाएंगे। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है क्रिएटिविटी का बैरियर्स क्या क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर, लोग क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाते? डर लगता है फेल हो गए तो। नेगेटिव एटीट्यूड, डिलीवरी प्रेशर, अगर नहीं कर पाए तो लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर में लोग नहीं करते। ब्लाइंडली फॉलोइंग सेट नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, जो पहले से चल रहा है वही सक्सेसफुल है वही करो ना, क्यों दिमाग लगाने का दरकार है। मेकिंग टू मेनी एजम्पशंस, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, ये नहीं सक्सेसफुल हुआ तो, वो नहीं चला तो, कस्टमर नहीं माना तो, इतना कुछ सोच के हम लोग पहले ही अपने आप को रोक लेते हैं। ओवर थिंकिंग बोल सकते हो। ओवर रिलायंस ऑन सम लॉजिक्स, जो पहले से सेट लॉजिक्स है उन्हीं पे भरोसा करते कि नहीं ये लॉजिक तो सही होगा, पहले कोई क्यों नहीं किया होगा, ये लॉजिक रहा इसलिए नहीं किया होगा। तो ये सब के कारण क्रिएटिव्स में रुकावटें, बैरियर्स, बॉटलनेक आता है। ठीक। हाँ सर।